नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और जैसा कि एक पशु परिचर परीक्षा भर्ती का रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट के बाद में रिज़ल्ट जितने अभ्यर्थियों का घोषित किया जाता है, हालांकि खैर मेरिट लिस्ट है वो काफ़ी अभ्यर्थियों की घोषित करी गई, उससे कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम जहाँ है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर और किसी पारी के अंदर 20 से लेकर 25 नंबर तक बढ़ा दिए गए, तो किसी पारी के अंदर 10-10, 15-15 नंबर कम कर दिए गए। और नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टूल, हालांकि वो अपना सांख्यिकी रूल है वो लगाते हैं और लगा करके उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन पेपर है वो कितना टफ है, कितना हार्ड है, ये एक गणितीय सूत्र के द्वारा और इस चीज़ को समझना और उसकी व्याख्या कर देना है वो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके ऊपर जो ही रिज़ल्ट आने के बाद में और सोशल मीडिया के ऊपर और अलग अलग ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से बेरोज़गार युवाओं ने और बेरोज़गारों के मसीहा जो भी शिक्षक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर या ऑफलाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने भी एक मुहिम चलाई और यह गूंज जो अपने कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री आलोक राज जी, उनके कानों तक भी पहुंची। बार बार रिपोर्टर्स हैं वो उनके पास पहुंचे और पहुंचने के दौरान उन्होंने मामला ये संज्ञान में लिया कि वास्तव में मामला तो गंभीर है। हालांकि यह अभी एक संघर्ष है, लेकिन मुझे जैसा मैंने कल के वीडियो के अंदर भी बताया था कि यदि अपन मिलकर संघर्ष करेंगे तो संघर्ष की जीत निश्चित तौर पर होगी। पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर भी रिज़ल्ट है वो रिवाइज हो सकता है, थोड़ी हमें मेहनत और करने की आवश्यकता है। जैसा कि 7 तारीख को कर्मचारी चयन आयोग के ऊपर धरने और प्रदर्शन की जो बातें हैं वो निकल करके सामने आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर 7 तारीख को सभी युवा बेरोज़गारों को वहां पहुंचना चाहिए। अपनी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर दिलवाते हैं तो पशु परिचर एग्ज़ाम के अंदर भी रिज़ल्ट है वो रिवाइज हो सकता है। और जैसा कि आलोक राज जी का बयान मैंने थंबनेल के ऊपर लगाया, भी बयान बिल्कुल अभी मैं आपको सुनवाऊंगा, जिसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि हाँ तरीका है वो यही है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन नॉर्मलाइजेशन है उसके अंदर कुछ अभ्यर्थियों का जो वहाँ पर लॉस है वो होता है एकदम से बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से, और इसके अंदर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो नहीं हो सकती है। तो भविष्य के अंदर हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि नॉर्मलाइजेशन है उसका लफड़ा ही ख़त्म हो जाए और जो भी कैंडिडेट हैं उनकी एग्ज़ाम्स हैं वो एक ही पारी के अंदर करवा ली जाएं। देखिए, हम अल्टरनेट ढूंढते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि परीक्षा है उसमें पेपर 1 लेवल का बनाया जाए, तो पेपर 1 लेवल का बनाया जाना संभव नहीं ही है, पेपर 1 लेवल का नहीं बन सकता। इस नॉर्मलाइजेशन का जो तोड़ है वो यही है कि इस समस्या को ही जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है, और एग्ज़ाम है वो एक ही पारी के अंदर कंडक्ट हो। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि यदि कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो जिस तरह से CET वगैरह हैं वो लागू हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, जिस तरह से 3rd ग्रेड टीचर के लिए रीट लागू है, वैसे एक पहले प्री एग्ज़ाम करवा ली जाए और प्री एग्ज़ाम करवा करके उसके अंदर पास का कुछ क्राइटेरिया रखा जाए, ताकि उससे संख्या है वो अभ्यर्थियों की मेन एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या है वो कम हो जाए। ऐसा ज़रूर पॉसिबल है, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम जिसके आधार पर सिलेक्शन होना होता है वो जब एक पेपर के आधार पर एग्ज़ाम होती है तभी सिलेक्शन है वो बिल्कुल पूर्ण पारदर्शिता के साथ में हो सकता है। तो देखिए, सुनते हैं क्या कह रहे हैं आलोक राज जी। पहली बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इतिहास में ऐसा हुआ, उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। सर, पहली बार 3 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, उसको लेकर देखिए, हमने प्रयास किया था लगभग सितंबर 2024 में, और हमने डिक्लेयर किया था कि जब भी हम अभी रिजल्ट निकालेंगे तो हम पूरी मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, ताकि हर एक अभ्यर्थी को पता हो कि उसकी ओपन जनरल मेरिट में उसकी क्या पोजीशन है और अपनी खुद। देखिए, पूरी लिस्ट जारी करना ये तो कहीं ज़्यादा गलत नहीं है। पूरी लिस्ट जारी करते हैं तो अभ्यर्थी को अपना पता चलता है कि मुझे इस एग्ज़ाम के अंदर कौन सी रैंक है वो हासिल हुई है और कहाँ तक मैं इस एग्ज़ाम में स्टैंड करता हूँ, तो उसको खुद का अपना स्तर है वो पता चलता है, ठीक है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि अभ्यर्थी की, जैसे ये तो चलो 4 लाख का रिजल्ट है वो जारी किया है, 4 लाख की रैंक बताई है। अगर पूरे 10 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं एग्ज़ाम के अंदर, 10.5 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, पूरे 10.5 लाख अभ्यर्थियों को भी अगर उनकी रैंक बताई जाती है और उनके प्राप्तांक बताए जाते हैं,
हम ही लोग डिमांड भी करते हैं कि हमें हमारी रैंक और हमें हमारे नंबर बताए जाएं। तो यहाँ कोई गलती नहीं है, गलती है वो मेन जो होती है, जैसा कि आलोक राज जी कह रहे हैं कि पूर्व के अंदर हमने ये घोषित किया था कि हम प्रयास करेंगे कि इन फ्यूचर मेरिट लिस्ट है वो सभी की जारी की जाए। तो इसमें कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से। तो उसके ऊपर बयान है वो ऐसा आ रहा है, सुनते हैं देखो उस बयान को पूरे को कि कैटेगरी में उसकी क्या पोजीशन है, ताकि वो दलालों के बहकावे में ना आए, उसको पता रहे कि उसकी सिलेक्शन होने की संभावना कितनी है और उसके आगे कितने बच्चे हैं और पीछे कितने बच्चे हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने का सिस्टम के अंदर ये हमारा इनिशिएटिव था और मुझे खुशी है कि हम इसको कर पा रहे हैं। और इससे मेरे पास कॉल्स आने बंद हो गए, मेरे पास काफ़ी सारे कॉल्स आते थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के, अफसरों के, बच्चों के, उनके नेताओं के, अभिभावकों के, कि सर हमारे बच्चे का होगा कि नहीं होगा, हमारे बच्चे की क्या पोजीशन है। तो अभी वो सब कॉल्स बिल्कुल बंद हो गए। अभी हर एक अभ्यर्थी को पता है कि वो कहाँ पर खड़ा है इस भर्ती के अंदर और उसके पास होने की या नौकरी मिलने की कितनी संभावना है। सर पहली बार ऐसा हुआ है कि आने वाली भर्तियों में भी इसी तरह का पैटर्न अपनाया जाएगा? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि हमारा ये निर्णय लिया था कि हम जब भी परीक्षाएं होंगी और रिजल्ट जारी करेंगे तो हम पूरा रिजल्ट जारी करेंगे, पूरी मेरिट जारी करेंगे, ताकि हर एक अभ्यर्थी को पता रहे कि तो ये देखिए पूरा रिजल्ट है, पूरा रिजल्ट जारी करना ये तो अभ्यर्थी के लिए, एक आम अभ्यर्थी के लिए भी पॉजिटिव फैक्टर ही है। पूरा रिजल्ट जारी किया जाए ताकि उसको मेरिट लिस्ट है उसके अंदर अपनी रैंक है वो पता चले, और साथ साथ प्राप्तांक भी जारी कर दिए जाएं ताकि उसको अपने मार्क्स का भी पता चल जाए। ये एकदम से पारदर्शी तरीका है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेन है नॉर्मलाइजेशन की, उस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाना चाहिए। अपना आंदोलन जो 7 तारीख को है वो भी यही होना चाहिए, इसी को लेकर कि हमें किसी भी तरह का समान पेपर है वो नहीं बन सकता है। एक ही टॉपिक से क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर एक टॉपिक से ही 2 क्वेश्चन उठाए तो उन 2 क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि कोई सा क्वेश्चन अभ्यर्थी अटेम्प्ट कर सकता है, कोई सा नहीं भी कर सकता है। इसलिए ऐसा कोई क्राइटेरिया तय नहीं हो सकता कि हम समान लेवल का ही पेपर बना दें। ठीक है, टॉपिक सेम होते हुए भी समान लेवल का पेपर बनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करना ही एकमात्र तरीका है। तो देखिए क्या है, देखिए आगे परीक्षा में वो किस स्थान पर खड़ा हुआ है, ताकि वो एक अंदाजा लगा सके उसको कितनी और अपनी मेहनत करनी है या उसका सफलता का क्या संभावना है। सर पशु परीक्षक भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है उसमें अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहली और चौथी पारी में नंबर कम कर दिए गए और छठी पारी में बढ़ा दी गई, इसको लेकर देखिए जो पारियों के अंदर जो डिफरेंस हुआ है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से, पूरी परफॉर्मेंस जांच कर कितने बच्चों ने कितने मार्क्स किए उन सबका टोटल करके उनका एवरेज निकाल कर उनका स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल कर कई सारे जो सांख्यिकी प्रयोग होते हैं, जो प्रणाली होती है उसको इस्तेमाल करके एक वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मूले के साथ में ये कार्रवाई की गई है। और उससे फिर ये नतीजा निकला कि कुछ पारियों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ पारियों के नंबर कम होंगे, ताकि हर एक पारी के अभ्यर्थियों को एक लेवल पर लाके जांच किया जा सके कि किस अभ्यर्थी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस है जिसको हमने इस्तेमाल किया, कोई इसमें कोई नया नहीं किया गया था। इसका हमने पहले भी इस्तेमाल किया है और पुरानी परीक्षाओं के अंदर, सीईटी के अंदर, हालांकि सीईटी से फिर क्वालिफाइंग परीक्षा थी, लेकिन उससे पहले पटवारी परीक्षा में भी किया गया है। और यही फॉर्मूला तमाम भर्तियों की परीक्षाओं में इस्तेमाल होता है अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, और इसको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भी सही माना गया है। हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि इससे कुछ अभ्यर्थियों को ये पीड़ा हो रही है और उनको परेशानी है। अब जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल दमदार बात है, और यह बात निश्चित तौर पर अपना 2 दिन का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और जो अलग अलग जगह के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा प्रयास भी किए गए हैं, ऑफलाइन अपने जो जन नेता हैं उन तक भी बात पहुंचाई गई है। तो उसका परिणाम है कि जो आगामी वक्तव्य अभी जो आलोक राज जी का मैं आपको सुनवाऊँगा, तो उसका यही नतीजा है, उसी का नतीजा है ये कि आलोक राज जी के जो शब्द हैं वो बेरोज़गारों के प्रति थोड़े से सौंपते हुए हैं। और यदि अपना संघर्ष कुछ 7 तारीख को अगर अपन ने ज़ोरदार वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर दिया तो निश्चित तौर पर ये बयान आगामी भर्तियों के अंदर ये जो समस्या है वो जड़ से ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें इस संघर्ष को रोकना नहीं है, हमें ये संघर्ष है वो जारी रखना है। सुनिए, देखिए। इस बात से मैं सरोकार रखता हूँ और हमको देखना पड़ेगा कि आगे परीक्षाओं के अंदर हम ये पारियों की संख्या घटाएं, हो सके तो सभी पारी की परीक्षाएं एक ही पारी में करें ताकि नॉर्मलाइजेशन की जो संभावना है वो खत्म हो जाए। सर 4th ग्रेड में जीके बढ़ाने की बात बोर्ड
ये देखिए, ये जो बात हुई है कि भविष्य के अंदर हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या है उसी को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए, पारियां हैं उनको घटा दिया जाए, पारियां घटा करके पारी की संख्या एक ही कर दी जाए। अब यह जो बयान है, इस बयान के ऊपर मोहर लगना बाकी है। इस बयान को हकीकत में ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को एकदम से धरातल पर उतरवाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और यह संघर्ष 7 तारीख की अपनी जो भीड़ है वो भीड़ बताएगी कि हम वहाँ पर कितना पुरजोर समर्थ अपना पक्ष हैं वो बेरोज़गार रख पाते हैं। और जितना अपन ज़ोर शोर से अपना पक्ष रख पाएंगे उतना ही यह जो बयान है वो बिल्कुल एक रूल्स के रूप में बन करके उभर करके सामने आएगा कि आगामी जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के अंदर अभी यहाँ पर आगे बात होनी थी कि जो आगामी जो 4th ग्रेड एग्ज़ाम है उसके अंदर जीके के वेटेज की, तो जीके का वेटेज है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। लेकिन जो आगामी भर्तियाँ हैं, जैसे जेल प्रहरी की भर्ती होनी है, आगामी जो 4th श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती होनी है, उनके अंदर भी काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं वो भरे जाने हैं। तो उन फॉर्म्स के आधार पर और संभावना है कि आगामी परीक्षाएं हैं वो भी अलग अलग पारियों के अंदर हों। और अगर अलग अलग पारियों के अंदर एग्ज़ाम हुई तो फिर नॉर्मलाइजेशन ही एक तरीका बचता है। और नॉर्मलाइजेशन है वो कहीं भी न्यायसंगत तरीका नहीं है। हालांकि गणितीय सूत्र है, तो ये जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं या जो मुख्य जो भी शिक्षाविद हैं वो तो इस फॉर्मूले के बेस पर ही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में फॉर्मूले में ही समस्या है। ठीक है, एक फॉर्मूला है वो परीक्षा के स्तर को, पेपर के स्तर को है वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है। इसलिए इस समस्या को ही हटा देना एकमात्र उपाय है। इसलिए सभी जो सुन रहे या इस वीडियो के ऊपर जुड़ रहे तमाम युवा बेरोज़गारों से, और चाहे वो पशु परिचय एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, उन्हें अपने स्तर के ऊपर एक बेहतर से बेहतरीन प्रयास करने का ये एक अवसर है। और इस अवसर को मुख्य रूप से इस अवसर में पीछे नहीं रहें और अपने संघर्ष को सरकार तक और जो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं उन तक, जो भी अपने जितने भी गणमान्य नेता हैं या जो अपने जनप्रतिनिधि हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको अवगत करवाएं इससे, और इस आवाज़ को बिल्कुल बुलंद रखें। तो निश्चित तौर पर जो फैसला है वो बेरोज़गारों के पक्ष में आएगा। पशु परिचय एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो भी रिवाइज होने की पूरी संभावना है, इससे नकारा नहीं जा सकता। और आगामी भर्तियों के अंदर तो कम से कम ये दंश है वो बेरोज़गार को नहीं झेलना पड़े, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना है। तो यही उद्देश्य मेरा आपसे यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना था। संघर्ष करते रहें, निश्चित तौर पर अपनी जीत होगी। और इस संघर्ष के साथ में अपनी तैयारी है उसको नहीं छोड़ें। तैयारी तो सर्वोपरि है, वो पहले है, इसलिए तैयारी को जारी रखें। निश्चित तौर पर जीत एक दिन अपनी ही होगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ में विदा लेता हूँ। जुड़ते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ में, नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।